वैसे ये इतनी पढ़ाई लिखाई करके करना क्या चाहती हो तुम? मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। ये करके मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने समुदाय की सेवा कर सकूं। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी राजनेता बना सकता हूँ। तब ये एक नहीं, ढेरों कलेक्टर ऑफिसर लाइन लगाए, फाइल हाथ में लिए तुम्हारे आदेश का इंतजार करें। मायावती सिर्फ 39 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन क्या वो कभी देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं? इस तरह के सवाल उनके चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी पूछे गए थे, लेकिन वो एक दो बार नहीं बल्कि अब तक 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री? क्या कोalition पॉलिटिक्स के इस दौर में ये नामुमकिन है? नरेंद्र मोदी के नाम से जो माइनॉरिटीज के लोग हैं और उसमें भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, वो बहुत घबराए हुए हैं। बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे और पूरी तैयारी के साथ हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की मदद से 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती आज उसी के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकार बनाने के लिए मायावती और बीजेपी के बीच गहरा मेल चल रहा है। यहां तक कि बीजेपी से दोस्ती निभाने की खातिर उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों से भी आंखें मूंद दी थी। सारी विपक्षी पार्टियां जब दंगों के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थीं, तब मायावती दंगों के बाद नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करने गुजरात भी गई थी। बड़ा हास्यास्पद बात है। गुजरात में 2002 में जो हुआ, वो कहते हैं कि वही मोदी जी खराब है। तो ये तो अंतर्विरोध की बात है और दोहरा चरित्र की बात है। मायावती एक बेहद जुझारू पॉलिटिशियन भी मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद ही मिला है। मायावती की शुरुआती जिंदगी भी गरीबी और संघर्ष के दौर से गुजरी है। साथियों, सदियों से हमारे देश में जातिगत पक्षपात होता आया है और उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए। ये घटना 1977 की है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार चल रहा था। तत्कालीन जनता पार्टी सरकार में मंत्री राजनारायण अपने भाषण में दलितों के लिए बार बार गलत शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अजय बोस ने अपनी किताब बहन जी में लिखा है कि ये बात सभा में मौजूद युवा मायावती को चुभ रही थी। इसीलिए जब वो भाषण देने मंच पर आईं, तो राजनारायण समेत पूरे राजनीतिक सिस्टम पर ही बरस पड़ी। भाइयों और बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक जाति व्यवस्था को बनाए रखा है और दूसरी ओर उन्हीं के खिलाफ लड़ने का ढोंग भी करते हैं। उन दिनों मायावती दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाती थी। साथ ही वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन उनके नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की इस घटना के बाद कुछ ही दिनों में उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और उनकी जिंदगी ने नया रास्ता पकड़ लिया। नमस्कार मैडम। अरे आप इतनी रात में? जी, दरअसल काशीराम जी आपसे मिलना चाहते थे। आइए सर। आइए, अंदर आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। खूब सारी किताबें पढ़ने में व्यस्त लग रही हो आजकल। वैसे ये इतनी पढ़ाई लिखाई करके करना क्या चाहती हो तुम? मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। ये करके मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने समुदाय की सेवा कर सकूं। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम।
देखो, दलितों के लिए तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी भावना, तुम्हारा समर्पण और ऐसे बहुत से गुण मेरी नज़र में आए हैं। एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी राजनेता बना सकता हूँ। तब ये एक नहीं, ढेरों कलेक्टर ऑफिसर लाइन लगाए, फाइल हाथ में लिए तुम्हारे आदेश का इंतजार करें। तब होगी सच्चे अर्थों में अपने समुदाय की सेवा और दलितों के लिए कुछ काम कर सकोगे। मायावती ऑडियंस में थे और उन्होंने काफ़ी नारा लगाया और सब लोग ताजुब हो गया। फिर स्टेज में भी गया मायावती, उनके ऊपर भाषण दिया। कांशीराम ने कहा जी आपके बारे में हमने सुना, और कांशीराम उस टाइम में जो दलित कम्युनिटी में काफ़ी बड़ा लीडर थे। तो ये लोग, उनका फादर भी कोई ताजुब हो गया जी, इसे रात को आ गया। फिर उस टाइम में उनका जो पहले जो चर्चा हुई जी तुम IAS में क्यों जा रहे हो, सारे कलेक्टर तुम्हारे पास आ जाएगा, कलेक्टर बनने का क्या फ़ायदा है, तुम इससे काफ़ी बड़े चीज़ कर सकते हो। तो इस पर काफ़ी पलट गया, उनका सारा जिंदगी पलट गया। कांशीराम की इस पहली ही मुलाकात ने मायावती की दुनिया पलट कर रख दी। अचानक उनकी जिंदगी का लक्ष्य बदल गया। IAS बनने का ख्वाब जैसे हवा हो गया। लेकिन ये बात प्रभुदास यानी मायावती के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दरअसल प्रभुदास को लगता था कि उनकी बेटी रिजर्वेशन के जरिए सरकारी अधिकारी बन सकती हैं। खुद मायावती के जहन में भी IAS बनने का सपना बचपन से ही पल रहा था। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में मकान नंबर C57 के 2 छोटे कमरों में मायावती का पूरा परिवार रहा करता था। जुग्गी झोपड़ी यानी JJ कॉलोनी की इन्हीं तंग गलियों के बीच खेलते कूदते मायावती का बचपन गुजरा। एक तो दलित जो है और फिर गरीब भी थी, ऐसे कोई खास पैसे भी नहीं थी, लड़की भी थी, और जिस परिवार में लड़के को थोड़ा फेवर करते गया उनके फादर, उनके बारे में वो ऑटोबायोग्राफी भी लिखा। तो ये सारे कुछ वो लड़के मिला उनको। पिता प्रभुदास की तनख्वाह कम थी, लेकिन पैसों की तंगी के बावजूद प्रभुदास ने अपने बेटों को पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, जबकि बेटियों का मुफ्त शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में नाम लिखा दिया गया। लेकिन इंद्रपुरी के इसी सरकारी स्कूल से मायावती ने 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षा जब एक ही साल में पास कर ली, तो उनके पिता को बेटी को लेकर अपना नजरिया बदलना पड़ा। दरअसल मायावती ने कलेक्टर बनने के जुनून में वक्त से पहले ही हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। पिताजी, अगर मैं भी बाबा अंबेडकर की तरह अन्याय से लड़ूंगी तो क्या मेरी भी तारीफ होगी? क्या मेरा भी सम्मान होगा? बेशक तुम बाबा अंबेडकर जैसी बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? पहले तो तुम्हें स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करनी होगी। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनना होगा। जब ने देखा जे कई अच्छा है स्टूडेंट और 1-2 क्लास डबल प्रमोशन भी मिल गए उनको, और फिर उनको लगा जे मायावती IAS ऑफिसर बन सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत था जो रिजर्व कोटा में उनका IAS बन जाएगा। IAS बनने का ख्वाब आंखों में लिए मायावती ने दिल्ली के इसी कालिंदी कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1975 में BA की पढ़ाई खत्म होने के बाद अगले ही साल उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन की परीक्षा भी पास कर ली। मायावती रातों को जागकर प्रशासनिक सेवा के इम्तिहान की तैयारी करती और दिन में कल्याणपुरी के इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आती थी। ये बात 1977 की है, जब घर के आर्थिक हालात ने मायावती को स्कूल टीचर बना दिया था। लेकिन अब आगे मायावती की बात करने से पहले बात कांशीराम की, जिन्होंने मायावती का IAS बनने का सपना ही नहीं बदला,
बल्कि उनकी जिंदगी का रुख ही पलट कर रख दिया। कांशीराम एक पूर्व सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, लेकिन चुनावी राजनीति में कदम रखने से पहले कांशीराम ने देश भर में दलित सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए एक लंबी मुहिम भी चलाई थी। कांशीराम 1934 में पंजाब में पैदा हुए थे, लेकिन 1958 में पुणे आ गए थे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की गोला बारूद की फैक्ट्री में उन्हें लैब असिस्टेंट की नौकरी मिल गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में दलित जातियों के साथ भेदभाव की कुछ घटनाएं देखने के बाद कांशीराम ने नौकरी छोड़ दी और दलितों के लिए संघर्ष को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। कांशीराम के सामने सबसे पहली चुनौती यह थी कि वो एक ऐसा संगठन बनाए जो उनके विचारों और विश्वासों को साकार कर सके। कांशीराम ने 70 के दशक में दलित सरकारी कर्मचारियों के हितों की लड़ाई पुणे के आसपास महाराष्ट्र के इलाकों में कई सालों तक लड़ी। 1978 में उन्होंने दिल्ली में दलित संगठन बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन यानी BAMSEF की नींव रखी। इसके बाद कांशीराम देश भर में घूमकर दलितों को एकजुट करने का अपना मिशन चलाते रहे। कांशीराम ने यूपी को दलित राजनीति की प्रयोगशाला लेबोरेटरी बनाया। दरअसल मायावती आज जिस राजनीतिक जमीन पर खड़ी हैं, उसका आधार कांशीराम ने तैयार किया था। इसलिए अगर मायावती की राजनीति को, उनकी कामयाबी को समझना है तो कांशीराम की राजनीतिक जमीन को समझना होगा। कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में दलित और अति पिछड़ी जातियों को राजनीतिक तौर पर एकजुट करने की रणनीति अपनाई। 80 के दशक के आखिर में जब कांशीराम अपने संगठन BAMSEF को फैलाने में लगे थे, इसी दौरान उनके कानों तक मायावती का नाम भी पहुंचा। करोल बाग में जगह जगह BAMSEF की सभाएं हुआ करती थी। तो BAMSEF में चूँकि गैर सरकारी कर्मचारी लोग जो थे वो BAMSEF में आए हुए थे, चूँकि वो राजनीतिक पार्टी में आ नहीं सकते थे, तो ये भी एक शिक्षिका थी और तो ये भी उससे जुड़ गई। मायावती ने परिवार के विरोध के बावजूद कांशीराम के राजनीतिक संघर्ष में अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। उनका ज्यादातर वक्त अब दिल्ली में BAMSEF के दफ्तर में गुजरने लगा था। अजय बोस ने बहन जी में लिखा है कि पिता प्रभुदास ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन मायावती ने घर छोड़ने का आखिरी फैसला कर लिया था। अगर तुमने राजनेता बनने की ठान ही ली है तो कम से कम कांग्रेस जैसी जिमी जुमाई पार्टी में शामिल होना चाहिए। अरे उनके पास साधन है, एक राष्ट्रीय चेहरा है। कांशीराम के साथ रहकर तुम एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बन सकती। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, IAS परीक्षा की तैयारी जारी नहीं रखी, कांशीराम जी का साथ नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अल्टीमेटली मायावती को घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि सारा दिन उधर भी चले जाते उन्हें बसपा ऑफिस में, उस पर बसपा तो नहीं था, उसे BAMSEF ऑफिस में। लेकिन और उन्हें फादर ने सोचा जी भाई IAS के लिए कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, ये कहाँ बिगड़ रही लड़की। हर बाप को लगता भी है कि उस टाइम में तो कोई ये जो इतने एक बड़े चीफ मिनिस्टर बनेगी, इतने बड़े लीडर बनेंगे, उसको कोई आइडिया ही नहीं थी। पिता का घर छोड़ने के बाद मायावती ने दिल्ली के करोल बाग में BAMSEF के ऑफिस में आसरा लिया था। कांशीराम के साथ मायावती के संबंध को लेकर कई तरह की चर्चा थी, जिनका खंडन करते हुए मायावती ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे अलग से लिए हुए कमरे में अपने भाई को साथ लेकर रह सकती हैं, क्योंकि मिशन के काम के तहत मैं तो अक्सर बाहर ही रहता हूँ। लेकिन जब मैं उस कमरे में रहने लगी तो गंदी मानसिकता रखने वाले कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने मेरे और मान्यवर कांशीराम जी के बारे में ओछी बातें करनी शुरू कर दी। इससे मैं बड़ी परेशान हुई और मैंने कांशीराम जी को कहा कि मेरे पास अपनी नौकरी का 7 साल का जो जमा पैसा है, उससे एक छोटा सा मकान खरीदकर अलग रह लेती हूँ।
अंततः मैंने उन पैसों से अपने नाम से एक मकान खरीदा और बाद में अलग रहने लगी। राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल पावर ही हर ताले की कुंजी है। बाबा साहेब अंबेडकर के इस फॉर्मूले को कांशीराम ने अपनी कामयाबी का मंत्र बना लिया था। इसीलिए 80 के दशक के आखिरी तक कांशीराम को यह बात समझ में आ चुकी थी कि बामसेफ संगठन में बहुजन समाज के उनके सपनों को सच करने का दम नहीं है। इसलिए कांशीराम ने बामसेफ छोड़ने का फैसला कर लिया था। 80 के दशक के आखिर में देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल में ही गिर गई थी। ऐसे राजनीतिक हालात के बीच 1981 में कांशीराम ने एक जनमंच की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, यानी DS4। तिलक तराजू और तलवार, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। कांशीराम का यह संगठन इसी उत्तेजक नारे पर टिका था, जिसमें यह संकेत किया गया था कि अगर ऊंची जातियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे सब दलित शोषित समाज का हिस्सा हैं। उनको एजिटेशनल पॉलिटिक्स करनी थी। एजिटेशन क्योंकि कर्मचारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के तहत बना होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक एजिटेशनल विंग बनाना पड़ेगा, और DS4 को, जो कि जन सामान्य के लोगों से था, उससे उन्होंने DS4 बना करके एजिटेशन शुरू किया। और सबसे पहले उनका प्रयोग हरियाणा जैसे प्रदेश में, पंजाब जैसे प्रदेशों में हुआ, जहां पर वास्तविकता में अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा थी। DS4 के जागरण दस्तों ने पूरे उत्तर भारत में फैलकर दलित शोषित समाज को सक्रिय करने की एक मुहिम सी छेड़ दी थी। 1983 में संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के चारों तरफ के 7 राज्यों में करीब 3000 किलोमीटर की दूरी साइकिलों पर तय की। इस मार्च को 2 पैरों और 2 पहियों का चमत्कार नाम दिया गया था। DS4 संगठन 3 साल से कम वक्त रहा, लेकिन इसने उत्तर भारत में ऊंची जातियों के खिलाफ ऐसा उत्तेजक और जुझारू प्रोपेगेंडा अभियान चलाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर इतना बोल्डली अगर काशीराम जी नहीं चलते, इतना मजबूती के साथ अगर नहीं चलते, तो ये जो कमज़ोर जातियां हैं ना, इनमें एक विश्वास पैदा नहीं हो। इनको ये चाहिए कि हमारा नेता हमारे सामने दूसरे को गाली दे सकता है, डांट सकता है और उसको दुरुस्त करने की क्षमता रखता है, तो हम इसके साथ हैं। वो नहीं तो उसे कि हमारा नेता ही कमज़ोर है, हम इसके साथ कैसे चलें। कांशीराम के DS4 का फोकस उत्तर भारत पर था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में DS4 को दलितों और पिछड़ी जातियों को सक्रिय करने में कुछ हद तक कामयाबी भी मिली थी। DS4 के नतीजों से उत्साहित होकर ही कांशीराम ने दलितों की अपनी अलग एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया था। चमचा एज है, उसमें उन्होंने बताया कि आखिर इस समाज की स्थिति से हम बाहर कैसे निकलेंगे, और उसके लिए हमें स्वच्छंद आत्मनिर्भर संगठन बनाना पड़ेगा, और यह इवोल्यूशनरी फेज में चलेगा। पहले हम बामसेफ बनाएंगे, फिर हम DS4 बनाएंगे, जो कि इमीडिएट फौरी तौर पर जो मसाइल होंगे उसको वो जो है चिन्हित करेगा और उससे वो लड़ाई करेगा, लेकिन दूरगामी परिणाम के लिए हमें राजनीति करनी पड़ेगी। 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। मायावती भी स्कूल टीचर की नौकरी छोड़कर BSP में शामिल हो गई। उत्तेजक नारों से लैस कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले पंजाब में अपना राजनीतिक दांव चला और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में आकर अपना तंबू गाड़ दिया। कांशीराम का कहना यह था कि मैं उत्तर प्रदेश पर इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ब्राह्मणवाद का पालना है। कांशीराम ने अच्छी तरह देख लिया था कि उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं की संख्या देश के दूसरे इलाकों से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एक दलित राजनीतिक समुदाय बन सकता है, एक दलित पॉलिटिकल सोसाइटी बन सकती है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। कांशीराम ने ऐसे उत्तेजक नारों के सहारे
उत्तर प्रदेश में बीएसपी की राजनीतिक जमीन तैयार की। लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी बीएसपी को मान्यता नहीं दी थी, इसीलिए उनके पास ना तो अपना चुनाव चिन्ह था और ना ही कोई भीड़ खींचने वाला चेहरा। ऐसे में कांशीराम ने तेज तर्रार मायावती को अपने सेनापति के तौर पर चुनावी मैदान में आगे बढ़ाया। कांशीराम के उस वक्त के जितने भी लेफ्टिनेंट थे वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुसंख्यक दलित जाति है, जाटव जाति की नहीं थे। तो उन्हें पता था कि अगर उत्तर प्रदेश में दलितों का नेतृत्व जब तक हम किसी जाटव को नहीं देंगे तब तक किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने मायावती को चुना। क्या आप लोग मुझे इस गांव में या आसपास के इलाकों में एक भी ऐसे दलित परिवार का नाम बता सकते हैं जो कांग्रेस की पिछले 40 साल की बनाई योजनाओं के कारण फला फूला हो? सही बात है, सही बात है। तो अब क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये आबादी के 85% लोग जिनका दमन, जिनका शोषण किया जाता है, वो अपनी एक अलग पार्टी बनाए? क्या आप लोगों को उस दिन का इंतजार नहीं है जब ये पूरी तरह से बहुसंख्यक लोग अपने हाथ में सत्ता लेकर अपने भाग्य का खुद परिवर्तन करें? काशीराम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन मायावती तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 85-84 के आसपास का एक वाकया कि जब मैं चंदौसी में था तो वो एक चुन्नी मोहल्ला, एक छोटा सा मोहल्ला है, उसमें घरों में जाकर महिलाएं उनको निकाल के लाईं और एक कुआं की जगत पर खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया। तो इस तरह से एक जज्बात और एक जो है आंदोलन इस तरह से खड़ा हो गया। बीएसपी बनाने के बाद कांशीराम और मायावती की जोड़ी उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों के दरवाजे पर दस्तक देती रही, लेकिन हर चुनाव में उनके हिस्से में हार आई। मगर हार का यह सिलसिला थमा 1989 में। मायावती ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लोकसभा का चुनाव जीत लिया। मायावती की इस जीत ने पहली बार बीएसपी के लिए संसद के दरवाजे खोल दिए। मुझसे कई बार उन्होंने कहा कि इस लड़की में दम है, बहुत अच्छा बोलती है ये, तो इसको आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने फिर इनको इलेक्शन लड़ाया, पहले कैराना से मुजफ्फरनगर के पास, उसके बाद बिजनौर से चुनाव लड़ाया और बिजनौर से ये जीत गई, एमपी हो गई। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़नी शुरू हुई। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है तो इधर सांपनाथ बैठे। बहुजन समाज के मामले में दोनों पार्टियां हमारे हितैषी नहीं हैं। हम अपने वोट को देकर खराब नहीं करेंगे। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 3 सीटें मिली थीं। उत्तर प्रदेश में पार्टी को पहली बार 10% और पंजाब में 8.62% वोट मिले थे। बीएसपी अब एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही थी, लेकिन साथ ही साथ पार्टी में दरारें भी पड़ने लगी थीं। मायावती पर कांशीराम की जरूरत से ज्यादा मेहरबानी से पार्टी के कुछ नेता नाराज थे, जिन्होंने बाद में बीएसपी से किनारा भी कर लिया। बहुत सारे जो अपने साथी थे मायावती के खिलाफ थे। अब मैं कह रहा हूँ, कई लोग को मैंने मिला था उस टाइम में, वो कहते थे पता नहीं कि ये कांशीराम जी क्यों ये मायावती के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये तो खत्म कर देगा पार्टी को। हाँ, और उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन कांशीराम जी मायावती को ऑलवेज सपोर्ट किया था। कि हमारी पार्टी ने बिहार में प्रेसिडेंट रूल का समर्थन करने का फैसला जो हमने लिया है, तो ये फैसला हमने दलितों के हित को ध्यान में रखकर लिया है, ना कि 33 साल की मायावती संसद में पार्टी का चेहरा थी, लेकिन वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और राम मंदिर मुद्दे पर सवार होकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी गिर गई। इस वक्त तक बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दलित वोट बैंक पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब कांशीराम ने बीजेपी को हराने के लिए बड़ा फैसला किया। फैसला था मुलायम सिंह यादव से
हाथ मिलाने का। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो समझौता हुआ था और 1993 में मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो एक अद्भुत शुरुआत थी। अगर दलित और पिछड़े एक साथ मिल जाएं तो किसी अन्य वर्ग की सरकार आ ही नहीं सकती है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुसलमान कांग्रेस से नाराज थे। बीएसपी और एसपी के उत्तर प्रदेश में साथ आने से राज्य में दलितों, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का एक ताकतवर गठजोड़ बन गया था, जिसका नतीजा 1993 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की जीत के तौर पर सामने आया। गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने और मायावती को दोनों दलों के बीच तालमेल बैठाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांशीराम ने एक बार फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया और मायावती को मुलायम सिंह की सरकार से सीधे डील करने की छूट दे दी। मायावती को यह छूट भी दी गई कि वो सरकार से बीएसपी का एजेंडा लागू करवाने के लिए जो जरूरी समझे वो करे। इसकी वजह से मायावती को यूपी का सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा। उत्तर प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार से एसपी बीएसपी गठबंधन तनाव में था। 1995 की गर्मी आने तक ये रिश्ते और भी तल्ख हो चुके थे। ऐसे हालात में कांशीराम गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन बीमार कांशीराम बीजेपी के साथ एक गुप्त समझौता करने में कामयाब रहे। मायावती, तुम यूपी की सीएम बनोगी। साहब, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप आराम कीजिए। तुम लखनऊ चली जाओ और ये सारे पेपर राज्यपाल को दे देना, वो तुम्हें शपथ दिलवाएंगे। मायावती जी का इस सरकार से, उस सरकार से तो संपर्क मेरे ही माध्यम से था और मुझे जब पता लगा कि इस तरह का कुछ होने वाला है और वो समर्थन वापस लेने वाली है, तो मैंने उनसे पूछा, वो दिल्ली में थी, पूछा कि क्या कुछ आ रही हैं, मुझे बताया नहीं आपने। तो कह रहे नहीं, कुछ नहीं, वो जिला पंचायत का कुछ चुनाव होने जा रहा है, उसके सिलसिले में बात करने आनी थी और कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने तय कर रखा था मान्यवर काशीराम जी से कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके आए थे, क्योंकि उन्हीं के दस्तखत से समर्थन दिया था, उन्हीं के दस्तखत से समर्थन वापस हो सकता था गवर्नर को, तो वो कागज पूरे तैयार करके लाए थे। 1 जून 1995 मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को खबर मिली कि मायावती ने गवर्नर मोतीलाल वोरा से मिलकर उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। मुलायम हैरान रह गए। दरअसल मायावती बीजेपी से समर्थन लेकर इस तरह मुख्यमंत्री बन जाएंगी, ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। लेकिन मायावती का एक इम्तिहान अभी और बाकी था। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के इसी स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने चीखते चिल्लाते हुए अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। मुलायम सिंह यादव जी बहुत नाराज हुए और इस प्रकार का प्रयास किया गया कि उनके जो बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए, और उसके लिए वो स्वाभाविक रूप से जो प्रक्रिया होती है उस प्रकार की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एक प्रकार से उसमें जोर जबरदस्ती का काम किया गया ताकि उन विधायकों को एक पाले से दूसरे पाले में घसीटा जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मायावती और बीएसपी के विधायकों को सबक सिखाने की बात कह रहे थे। भीड़ से मायावती को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, जातिवादी नारे लगाए जा रहे थे। घबराई हुई मायावती ने अपने नेताओं समेत खुद को कई घंटों तक गेस्ट हाउस के कमरे में ही कैद कर लिया था। प्रत्यक्षतया उनके कमरे में घुस करके तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन ये जरूर था कि चारों तरफ से जैसे कि सीज कर लिया जाए, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चारों तरफ थे और वो वहाँ से नारे लगा रहे थे और रात भर इस प्रकार का जो है बवाल चलता रहा। तो ये बात सही है कि उस दिन बहुत से विधायकों को जबरदस्ती वहाँ से पकड़ करके भी ले जाया गया और घेरा डाला गया। जो नारे लग रहे थे उन नारों में बहुत सारा अपशब्द भी था, यह बात सच है। इस घटना के बाद से मायावती कई सालों तक मुलायम सिंह यादव पर अपनी हत्या की साजिश रचने का इल्जाम लगाती रही हैं। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मायावती को जान से मारना चाहते थे, सिर्फ हमला नहीं था, वो एक बड़ा वाकया था और वो उनको ख़त्म कर देना चाहते थे। ये तो उनकी जान बची और वो बच गई, उस वाक़े से निकल गई, ये अलहदा बात है, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस वक्त। 3 जून 1995 को मायावती ने पहली बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। कांशीराम ने उस सपने को साकार कर दिया जिसे बरसों पहले उन्होंने मायावती को जागती आंखों से दिखाया था। लेकिन मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां बीएसपी में उनका कद तेजी से बढ़ने लगा, वहीं कांशीराम कहीं पीछे छूटते नजर आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता कांशीराम जो है मैंने देखा कमज़ोर भी होते गए और उनके हाथ से निकलता चला गया, क्योंकि मायावती के पास पैसा भी आ गया था और कुछ अफसर मायावती ने अपने ऐसे कर लिए थे, वो अफसर मायावती के वफादार साबित हुए। कांशीराम जी का एक कमी था, कांशीराम मैस लीडर नहीं था। हाँ, क्योंकि उनका जो लीडरशिप था वो सिर्फ चिंता की था, हाँ, और दूरदृष्टि का था, लेकिन लीडर मायावती थे। मायावती की ये पहली सरकार महज 4 महीने तक चली। मार्च 1997 में वो दोबारा बीजेपी की मदद से ही 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी थी और तीसरी बार भी मायावती बीजेपी की ही मदद से मई 2002 में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठी। मायावती की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि हमारा जिंदगी का लक्ष्य पूरा हो गया। लक्ष्य पूरा इसलिए नहीं कि मायावती एक दलित थी उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन लक्ष्य पूरा हो गया कि दलित और पिछड़े के जो गठजोड़ होने जा रहा था, तालमेल होने जा रहा था, उसमें फूट डाल दी हमेशा के लिए। अगर वो बना रहता तो लाल कृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई सरकार नहीं बनती। तो ये एक सोची समझी चाल थी भारतीय जनता पार्टी की, जो मुलायम सिंह यादव और मायावती को दोनों को अलग किया। 1998 के चुनाव के बाद केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी और 13 महीने में गिर भी गई। इस वक्त तक सोनिया गांधी भी कांग्रेस की कमान संभालने मैदान में उतर चुकी थीं। 1999 के चुनाव में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटें जीती थीं, जिसे पार्टी में मायावती की रणनीतिक जीत के तौर पर देखा गया और इसी के बाद से नई सदी में मायावती का पार्टी पर शिकंजा कसता चला गया। कांशीराम ने 2001 में जब मायावती को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया, तो उसके बाद से ही मायावती ने पार्टी में मौजूद अपने विरोधियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाना शुरू कर दिया था। जुलाई 2001 में उन्होंने पार्टी के 3 सबसे वरिष्ठ नेता बरखूराम वर्मा, आर.के. चौधरी और कृष्णपाल सिंह को बर्खास्त करके पार्टी में खलबली मचा दी थी। यूपी में पार्टी बीएसपी कांशीराम ने नहीं बनाई, मायावती ने बनाई थी, लेकिन उस कांशीराम को उन्होंने पिंजरे में कैद कर दिया। उन्होंने उसके बाद सारे जो लोग जो कांशीराम के आंदोलन से जुड़े थे उन्हें एक तरफ कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को एक, जिसको कहते हैं, आइवरी टावर में बंद करती चली गई। मायावती 2002 में तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बनी, तब वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिर गई। दरअसल जून 2003 में ताजमहल के पीछे यमुना नदी के तल में एक गैर कानूनी गलियारा बनाने की बात सामने आई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जांच करते हुए सीबीआई ने राज्य सरकार के अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मायावती के करीबी पर्यावरण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भी सीबीआई ने कड़ी पूछताछ की थी।
मायावती ने खतरा भांपते हुए फौरन केंद्र की एनडीए सरकार पर पलटवार किया और इसी मुद्दे पर अगस्त 2003 में खुद अपनी ही सरकार गिरा दी। मैंने आज अपना तथा अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र का लेटर यूपी के महामहिम श्री राजपाल जी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते ही सीबीआई ने मायावती से कड़ी पूछताछ की। उनके घरों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की। मायावती और उनके परिवार के मकानों, जेवरात और दूसरी प्रॉपर्टी की जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी अब उन पर शिकंजा कसता जा रहा था। जिस ग्रुप के लोगों ने श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार बनवाई है, उसी ही ग्रुप के लोग सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों द्वारा मेरी व मेरे परिवार तथा पार्टी में मेरे नज़दीकी लोगों की जांच करा के गलत तरीके से फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल कांशीराम की रणनीति यही थी कि बीएसपी की सरकार जितनी बार गिरेगी उसका दलित वोट बैंक उतना ही मजबूत होगा। लेकिन 2003 के बाद कांशीराम बीमारी की वजह से राजनीति से दूर होने लगे और इससे मायावती अकेली पड़ गई। उन्हें एक भरोसेमंद दोस्त की तलाश थी। ऐसे में मायावती ने नया साथी तलाशा और वो साथी थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी और मायावती की दोस्ती की नींव 1999 में पड़ी। दरअसल एआईएडीएम की प्रमुख जयललिता ने अप्रैल 1999 में जब एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, उस वक्त मायावती ने वाजपेयी को उनकी सरकार बचाने का भरोसा दिलाया था। मायावती ने कहा था कि उनकी पार्टी के 5 सांसद वोटिंग के दौरान गैर मौजूद रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम ना तो विश्वास मत के पक्ष में वोट देंगे ना विपक्ष में देंगे। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है तो इधर सांपनाथ बैठे। लेकिन मायावती के इस भरोसे के उलट बीएसपी सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया। वाजपेयी सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी। उस वक्त मायावती ने ऐलान किया था कि 1997 में बीजेपी ने उनकी पार्टी के विधायक तोड़े थे, उसका उन्होंने बदला चुका लिया है। ये जो हमने अपने पत्ते एडवांस में क्यों नहीं खोले थे, उत्तर प्रदेश से सबक सीखकर, ये उत्तर प्रदेश का जवाब है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर 2003 में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहली बार मायावती और सोनिया गांधी ने हाथ मिलाया था। 2004 में एनडीए की हार के बाद जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी, तब इसे बीएसपी के 19 सांसदों का समर्थन भी हासिल था। इसीलिए यूपीए सरकार बनने के बाद मायावती को ताज कॉरिडोर केस में कुछ राहत मिली। अटॉर्नी जनरल ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया था। अक्टूबर 2006 में कांशीराम की मौत के सदमे से अभी बहुजन समाज पार्टी और मायावती उभरी भी नहीं थी कि बीएसपी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। 2007 का यूपी चुनाव भी सामने था। इन मुश्किल हालात में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के उसी फॉर्मूले को आजमाने का फैसला किया जिसे उनके गुरु कांशीराम ने बरसों पहले गढ़ा था। 85% जो है मनुवाद के सताए हुए लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज के लोग हैं। ये सताए हुए लोग हैं, इनका युग बनना चाहिए। ये सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने शुरू करी, लेकिन आते आते उनको देखने को लगा कि ये जुड़ नहीं रहा है, तो उन्होंने दलों से समझौता करना शुरू किया कि हम दलों से समझौता करेंगे। लेकिन जब दल से समझौता करना शुरू किया तो दल उन्हीं के दल को तोड़ने लगे, दल उनके दल को दलदल में डालने लगे। तो उन्होंने कहा हम दलों से नहीं जोड़ेंगे नाता, अब हम समाज के पास सीधे जाएंगे। पुनः पूरे ब्राह्मण समाज से एक बार ये अनुरोध करेंगे। 2007 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही मायावती ने पहली बार ऊंची जातियों के गरीबों को लुभाने की कोशिशें तेज कर दी थी। इसीलिए अब बीएसपी में एक नया नारा गूंज रहा था, ब्राह्मण संघ बजाएगा,
पार्टी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए मायावती ने उत्तर प्रदेश में जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करवाए, जिसके सूत्रधार थे उनके करीबी सहयोगी सतीश मिश्र। इसी राजनीति को कहते हैं बहुजन से सर्वजन की ओर प्रस्थान। जब तक वो बहुजन थे तब तक वो कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, लेकिन जब वो सर्वजन हो गए तो उन्होंने ये हाथी नहीं गणेश है ये कहना शुरू कर दिया। और उसी का नतीजा ये हुआ कि 2007 के चुनाव में जो मायावती को 4-5% या 2-3% इक्का इधर उधर ब्राह्मणों के वोट मिल जाते थे, कुछ ब्राह्मण प्रत्याशियों को खड़ा करने से उनके वोट जो मिल जाते थे, उनको 17% ब्राह्मण वोट मिले। बहुजन समाज से सर्वजन समाज की ओर मायावती के इन बढ़ते कदमों ने उनके दलित समर्थकों को भी खुद के खास होने का एहसास कराया। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 206 सीटों के साथ अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया था। 2007 में बहुमत की सरकार बनाने के बाद मायावती का हौसला बुलंद था। करीब 27 साल बाद किसी पार्टी को राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। वैसे भी देश में गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा था। ऐसे राजनीतिक हालात में मायावती को लगा कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। इसीलिए उन्होंने देश भर में रैलियों का दौर शुरू कर दिया था। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2009 में लोकसभा चुनाव में मायावती ने 21 सीटें जीती थी, लेकिन प्रधानमंत्री का पद दूर ही रह गया। इसी बीच सहयोगी कांग्रेस के साथ भी उनके रिश्ते तल्ख होते जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता ने मायावती को परेशान कर दिया था। खास तौर पर उनका दलितों के घरों में रात बिताना मायावती को खटक रहा था। मायावती का 5 साल का ये कार्यकाल विवादों और घोटालों में उलझा रहा। राज्य में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर उन पर भी उंगलियां उठी थी। ताज कॉरिडोर मामले में सीबीआई अभी भी उनके पीछे है। 2012 में मायावती की करीब 112 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई थी। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी अभी बंद नहीं हुआ है। लेकिन इन सारे विवादों और आरोपों के बीच सवाल ये है कि 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती क्या देश की प्रधानमंत्री भी बनेंगी? बीजेपी इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर 200 तक पहुंच रही है और कांग्रेस 100 के 125 के आसपास या 150 के आसपास रह रही है, तो ऐसे में छोटे दलों का महत्व बढ़ेगा। और छोटे दलों का महत्व बढ़ेगा तो उसमें मायावती एक बड़ी मैग्नेट हो सकती हैं अगर वो अपने दलित बेस को दूसरे राज्यों में फैला लें। उनकी चुनौती ये है कि उत्तर प्रदेश के बाहर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, जहाँ बहुत पोटेंशियल है दलित राजनीति के विकसित होने की, वहाँ पर वो विकसित करें। महाराष्ट्र में तो है ही है और आंध्र में है, तो उन जगहों पर उनको एक ऑल इंडिया दलित मोबिलाइजेशन का लीडर बनना होगा, न केवल यूपी दलित मोबिलाइजेशन का। 2009 में उत्तर प्रदेश से बीएसपी ने लोकसभा की 21 सीटें जीती थीं, लेकिन 2014 के चुनाव पूर्व सर्वे और ओपिनियन पोल में बीएसपी को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर सर्वेज में बताई जा रही सीटें मायावती को मिलती हैं, तो सवाल ये है कि इतनी सीटों के साथ क्या वो नरेंद्र मोदी की लहर का मुकाबला कर सकेंगी? सर्वे जितने भी होते हैं बीएसपी के बारे में आप शुरू से देख लीजिए, हर चुनाव में वो फेल होते हैं। उनका सबसे ज़्यादा फेल्योर मायावती को एसेस करने में होता है, क्योंकि मायावती का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो बोलता नहीं है। फिर मायावती को जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो है मुस्लिम वोट की पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस जहाँ स्ट्रांग नहीं होगी वहाँ वो वेस्टर्न यूपी में बीएसपी को वोट करेंगे। तो दलित मुस्लिम अलायंस एक बहुत बड़ा चुनावी जादू उत्तर प्रदेश में कर सकता है, जिसके तरफ सर्वेयर, चुनाव के सर्वेक्षक ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूपी के चुनावी गणित की वजह से मायावती प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मानी जाती रही हैं। यहाँ 22% दलित और 17% मुसलमानों के अलावा 17% अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनके वोट का बड़ा हिस्सा बीएसपी को मिलता रहा है। यूपी में पिछड़े वर्ग की कुल आबादी 27% है। यही वजह है पिछड़ों के वोट के लिए यहाँ जंग मची हुई है। खुद को विकास पुरुष बताने वाले नरेंद्र मोदी को भी यूपी की हर रैली में
खुद को पिछड़ी जाति का नेता बताना पड़ रहा है। भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे, और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चौंक गए हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं बताया है कि वह पिछड़े वर्ग में किस जाति से ताल्लुक रखता है। इस प्रकार इन सभी बातों से हमें यही प्रतीत होता है कि श्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कहता है उसमें अधिकांश झूठ, धोखा व छल कपट आदि ही भरा होता है। बहन जी, यानी मायावती की झोली में जितने इनाम हैं उतने ही इल्जाम भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में मजबूती से डटी हुई हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में अगर एनडीए और यूपीए को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या ऐसी सूरत में मायावती को प्रधानमंत्री बनने का चांस मिल सकता है?